नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया गया एक नया वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज हम डिस्कस करेंगे मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 2021। 7 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर 2020 के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आए थे उसमें से 5 ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूं जो आपके प्रीलिम्स 2021 के प्रिपरेशन में काम आएगा। तो आगे जाने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबाइए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर हमारे काम आपको पसंद आ रहा है, आपको कुछ यूज हो रहा है, तो हमें हेल्प करने के लिए आप ज्वाइन बटन दबा के हमारे मेंबर भी बन सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, ऑन इंडियन नेवी डे December 4, इंडिया एंड रशिया हेल्ड ए 2-day पैसेज एक्सरसाइज। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए 1 ओनली। स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 गलत है दोस्तों। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इसके बाद क्वेश्चन पे फिर आता है। दिसंबर 4 को इंडियन नेवी डे मनाया जाता है दोस्तों, हर साल दिसंबर 4 को। इस बार दिसंबर 4 को इंडियन नेवी एंड रशियन नेवी के बीच में एक एक्सरसाइज हुआ है जिसको पैसेक्स कहते हैं। पैसेक्स का फुल फॉर्म है पैसेज एक्सरसाइज। वो हुआ है ईस्टर्न इंडियन ओशन में। इस एक्सरसाइज के दौरान वेपन फायरिंग, एडवांस सरफेस वॉरफेयर एक्सरसाइज, एंटी सबमरीन एक्सरसाइज, हेलीकॉप्टर ऑपरेशन, सीमैनशिप एक्सरसाइज जैसे एक्सरसाइजेस कंडक्ट किया जाता है। राइट। अब दोस्तों इंडिया एंड रशिया के बीच में जो डिफेंस एक्सरसाइजेस होता है उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है इंदिरा। ठीक है, ये 2003 में शुरू हुआ था। इसमें भी एंटी सबमरीन ऑपरेशंस, लाइव फायरिंग ड्रिल्स वगैरह होता है। अब और एक एक्सरसाइज है, वो है जेंटर, TSENTR। ये एनुअल सीरीज ऑफ एक्सरसाइज है दैट फॉर्म पार्ट ऑफ द रशियन आर्म फोर्सेस एनुअल ट्रेनिंग साइकिल। रशिया के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज दोस्तों। 2019 में इंडिया जेंडर पार्टिसिपेट किया है। अब रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड रशिया हैव बीन बिल्ट ऑन 5 मेजर कंपोनेंट्स सच एज डिफेंस, पॉलिटिक्स, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, स्पेस, एंटी टेररिज्म कोऑपरेशन। तो इन सब फील्ड्स में इंडिया एंड रशिया कोऑपरेट करते हैं। देखो दोस्तों, और एक स्टेटमेंट में इधर लिखा हूं बस आपको यह बताने के लिए, इंडिया एंड रशिया के बीच में जो सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी का कोऑपरेशन होता है ना, उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुंडनकुलम। कुंडनकुलम न्यूक्लियर रिएक्टर है। इट इज एक्सपेक्टेड टू होस्ट रशियन VVER 1000 रिएक्टर्स। देखो, कुंडनकुलम न्यूक्लियर रिएक्टर में रशियन रिएक्टर्स का इंस्टॉलेशन हुआ है। ठीक है, 1000 मेगावाट का VVER 1000। आप मुझे कमेंट बॉक्स में यह बताइए, जो कुंडनकुलम न्यूक्लियर रिएक्टर है ये कौन सा स्टेट में है। अब क्वेश्चन में चलते हैं। ये पैसिंग एक्सरसाइज इज एन एक्सरसाइज ओनली डन बिटवीन 2 नेवीज, नॉट बिटवीन आर्मी और एयरफोर्स। बिल्कुल सही है। Relations between India and Russia have been built on 5 major components which does not include civil nuclear energy। बिल्कुल गलत है दोस्तों। मैंने अभी आपको बताया कि कुंडनकुलम न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में। वैसे और भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स है जिसमें रशिया का कोलैबोरेशन है, बस मैंने एक बताया आपको। Center is the only Russian armed forces annual series of exercises in which India has not participated till now। मैंने अभी आपको बताया कि 2019 में पार्टिसिपेट किया था। राइट। क्वेश्चन नंबर 2, recently, the Reserve Bank of India has decided to extend liquidity adjustment facility to regional rural banks to make liquidity management more efficient. Consider the following statements which are correct. Liquidity adjustment facility के बारे में 2 स्टेटमेंट्स लिखा है दोस्तों। कौन कौन सा सही है आप मुझे बताइए। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। द आंसर इज ऑप्शन C, बोथ 1 and 2। दोनों स्टेटमेंट सही है दोस्तों। वैसे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के बारे में आपको ज्यादा जानकारी चाहिए, फुल थ्रू इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमारे चैनल में सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के बारे में। बेसिकली ये 1998 में नरसिम्हम कमेटी ऑन बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स के रिकमेंडेशन के थ्रू ये LAF इंट्रोड्यूस किया था। इट इज ए मॉनेटरी पॉलिसी टूल दैट एनेबल्स बैंक्स टू रिसोल्व टेम्पररी कैश शॉर्टेजेस थ्रू रीपर्चेस एग्रीमेंट्स और रिपोज। तो बेसिकली रिपो रेट और रिवर्स रिपो रेट के बारे में आपने सुना ही होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी जो बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होता है उसके थ्रू ये जो रिपो रेट्स है और रिवर्स रिपो रेट्स है इसको रिवर्स करते रहते हैं ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। ये जो रिपो रेट्स एंड रिवर्स रिपो रेट्स है ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में आता है दोस्तों। राइट। अब एक्सप्लेनेशन में वही लिखा हूं जो मैंने आपको अभी बताया, ये आप पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम NMSHE। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन C 1 and 2 ओनली। स्टेटमेंट 3 गलत है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं।
नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, NMSHE, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। NMSHE नाम से आपको पता चल गया होगा ये किसके लिए है। अब दोस्तों इट इज वन ऑफ द 8 मिशंस अंडर द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। देखो दोस्तों, पेरिस एग्रीमेंट के बारे में आपने सुना ही होगा, जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर था। इंडिया भी एक सिग्नेटरी है। अब पेरिस एग्रीमेंट में जो पॉइंट्स है उसको फुलफिल करने के लिए इंडिया की तरफ से NDCs है। NDC मतलब नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। अब उसके चलते इंडिया, देखो इट इज वन ऑफ द 8 मिशंस अंडर द नेशनल एक्शन प्लान। इंडिया की जो नेशनल एक्शन प्लान और क्लाइमेट चेंज में बहुत सारे हैं, वैसे 8 मिशन है क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। उसमें से एक है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। पर्टिकुलरली हिमालयन इकोसिस्टम को सस्टेन करने के लिए इंडिया की तरफ से एक मिशन है ये। आउट ऑफ द 8 national missions which are part of the National Action Plan on Climate Change, NMSHE is only the site-specific mission that aims to take suitable measures for safeguarding the Indian Himalayan region. Indian Himalayans को safeguard करने के लिए NMSHE है। बेसिकली एक साइट स्पेसिफिक मिशन, मतलब हिमालयन साइट से स्पेसिफिक है ये, और कुछ नहीं देखेगा ये, ओनली हिमालयन इकोसिस्टम को सेफगार्ड करने की कोशिश करेगा। NMSHE is a multi-pronged cross-cutting mission across various sectors. It contributes to the sustainable development of the country by enhancing the understanding of climate change, likely impacts, adaptation actions required for the Himalayas, a region on which a significant proportion of India's population depends for sustenance. देखो दोस्तों, हिमालयास पूरा इंडिया के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है हम सबको पता है। वैसे हिमालयन इकोसिस्टम में डिपेंडेंट एक मेजर पॉपुलेशन भी है हमारे इंडिया में, जैसे हम नॉर्थन स्टेट्स देखोगे तो। NMSHE seeks to facilitate formulation of appropriate policy measures and time-bound action programs to sustain ecological resilience and ensure the continued provisions of key ecosystem services in Himalayas. तो बेसिकली जो NMSHE है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम है, ये इकोसिस्टम को सर्वेव कराने के लिए और इकोलॉजिकल रिसिलियंस को सस्टेन करने के लिए जितने भी मेजर्स अडॉप्ट करना है। तो बेसिकली आप यही समझिए, हिमालयन इकोसिस्टम को सेफगार्ड करने की कितनी भी पॉलिसीज अडॉप्ट करने, कितनी भी मेजर्स लेने, और सब ये करेगा। Recognizing the importance of scientific and technological inputs required for sustaining the fragile Himalayan ecosystem, Ministry of Science and Technology, आप देखो दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज लिखा हुआ था इस क्वेश्चन में। एक्चुअली इसकी नोडल एजेंसी जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, राइट। हाउएवर द मिशन इन्वॉल्व्स वैल्यूबल कोऑपरेशन ऑफ इंडियन हिमालयन स्टेट्स प्लानिंग कमीशन। वैसे नोडल एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, पर इसमें पार्ट है कौन कौन सा, इंडियन हिमालयन स्टेट्स जितने भी है, प्लानिंग कमीशन अपना जो नीति आयोग है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये सब पार्ट है, पर जो नोडल एजेंसी है वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, इट इज द ओनली साइट स्पेसिफिक मिशन दैट एम्स टू टेक सुटेबल मेजर्स फॉर सेफगार्डिंग द इंडियन हिमालयन रीजन, बिल्कुल सही है। इट इज वन ऑफ द 8 मिशंस, ये भी सही है, ये गलत है, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम ऑफ इंडिया विच इज और आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन A 1 and 2 ओनली। स्टेटमेंट 3 गलत है, देखते हैं। Lakshadweep is the first union territory to become 100% organic as all farming is carried out without the use of synthetic fertilizers and pesticides, providing access to safer food choices and making agriculture a more environmentally friendly activity। देखो दोस्तों, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब एक न्यूज़ आया था, लक्षद्वीप ऐसे पहला यूनियन टेरिटरी है जो 100% ऑर्गेनिक हो गया सारे फार्मिंग में, ठीक है। कोई पेस्टिसाइड्स मतलब कोई केमिकल्स की इस्तेमाल नहीं कर रहे वो लोग, ठीक है। अब आता है पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम। ये क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। PGS पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम इज ए प्रोसेस ऑफ सर्टिफाइंग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स विच एंश्योर्स दैट द प्रोडक्शन टेक प्लेस इन अकॉर्डेंस विद लेड डाउन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। देखो दोस्तों, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो है, जो नेचुरल होता है, इसको सर्टिफाई करने के लिए एक प्रोसेस है, वो है पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम, ठीक है। सर्टिफिकेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ए डॉक्यूमेंटेड लोगो और ए स्टेटमेंट, ठीक है। एक लोगो रहेगा या तो स्टेटमेंट रहेगा, ये सर्टिफिकेशन ऐसा होता है। इट इज इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, राइट। इट इज ओनली फॉर फार्मर्स और कम्युनिटीज दैट कैन ऑर्गेनाइज एंड परफॉर्म एज ए ग्रुप विद इन ए विलेज और ए क्लस्टर और कंटिन्यूस विलेजेस, ठीक है। इट इज ओनली फॉर फार्मर्स और कम्युनिटीज दैट कैन ऑर्गेनाइज, ठीक है, एक ग्रुप जो रहेगा उनके लिए है। एंड इज एप्लीकेबल ओनली टू फैम एक्टिविटीज सच एज, कौन कौन सा फैम एक्टिविटीज आएगा पीजीएस में, क्रॉप प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, लाइव स्टॉक रेयरिंग, ऑफ फार्म प्रोसेसिंग,
बाई पीजीएस फॉर्मेट्स ऑफ द डायरेक्ट प्रोडक्ट्स। अब क्रॉप प्रोडक्शन क्या है समझाने की जरूरत नहीं है। प्रोसेसिंग, इसके बाद जो प्रोसेसिंग होता है, क्रॉप प्रोडक्शन के बाद बहुत सारे प्रोसेसिंग होता है ना। अब हमें जब खाने को मिलता है, जब हार्वेस्ट करते हैं, मतलब जब क्रॉप प्रोडक्शन होता है, वो डायरेक्टली तो खाते नहीं है, इसके बाद बहुत सारे प्रोसेसिंग होता है, ठीक है। तो ये है। एंड लाइव स्टॉक मतलब क्या होता है, जो गाय बकरी ये सब हो गया लाइव स्टॉक। एंड ऑफ फार्म प्रोसेसिंग बाई पीजीएस फॉर्मेट्स ऑफ देयर डायरेक्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ चाइना एंड नेपाल रिसेंटली सर्टिफाइड न्यू एलिवेशन ऑफ माउंट एवरेस्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। तीनों स्टेटमेंट सही है दोस्तों। क्या क्या लिखा है, सर्वे ऑफ इंडिया 1954 डिटरमाइन किया था माउंट एवरेस्ट का हाइट जो है 8,848 मीटर्स। सर एडमंड हिलारी वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट वाज फ्रॉम न्यूजीलैंड, बिल्कुल सही है। इनके साथ थे टेंसिंग नोगे, वो कौन से कंट्री से थे आप मुझे बताइए। द न्यू हाइट इज 86 सेंटीमीटर्स हायर देन द हाइट ऑफ माउंटेन रिकॉग्नाइज्ड सिंस फर्स्ट सर्वे। जो फर्स्ट सर्वे के बाद, मतलब 1954 के सर्वे के बाद अभी जो रिसेंटली जो सर्वे हुआ है उसमें यह पता चल गया माउंट एवरेस्ट का हाइट 86 सेंटीमीटर्स इंक्रीज हुआ है। तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट जो हिमालयास में है, हिमालयन माउंटेन रेंज है और टिबेटन प्लेट्यू है, ये कैसे फॉर्म हुआ था हमें पता ही है। देखो इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट 50 मिलियन ईयर्स से पहले इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का जो कोलिशन हुआ था, इसकी वजह से हिमालयन माउंटेन्स फॉर्म हुआ था। तो अभी भी हिमालयन रेंजेस जो है, हिमालयन रेंजेस जब मैं बोल रहा हूं माउंट एवरेस्ट भी उसमें आता है, वो अभी भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो धीरे 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 वो इंक्रीज होते ही रहता है, धीरे मतलब बहुत धीरे। 1954 से लेकर 2020 तक केवल 86 सेंटीमीटर्स ऊपर हुआ है, तो आप समझ सकते हो। The new height is 86 centimeters higher than the height of mountain recognized since 1954. Survey of India in 1954 determined the height of Mount Everest as 8848 meters. This was accepted worldwide except China. China ने इसको accept नहीं किया था। Height of the peak was determined using instruments 50 theodolites and chains. देखो दोस्तों theodolites जो है एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो हाइट नापने के लिए, या आपने देखा होगा सर्वेस वगैरह में यूज करते हैं। माउंट एवरेस्ट कहाँ है, बॉर्डर ऑफ चाइना नेपाल में है। 2015 की अर्थक्वेक जो नेपाल में हुआ था, इसमें एक डिबेट उठा था कि हाइट ऑफ माउंटेन हैज चेंज। अर्थक्वेक के बाद जो हाइट है माउंटेन का वो चेंज हुआ करके थोड़ा सा डिबेट आया था। फॉलोइंग दिस नेपाल गवर्नमेंट डिसाइडेड टू मेजर द माउंटेन विद द हेल्प ऑफ न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड में जो साइंटिस्ट है उनके हेल्प लेके ये जो माउंट एवरेस्ट का हाइट नापने का जो प्रोसेस है उसको शुरू किया था, ठीक है। वो न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने अपना ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट एंड ट्रेन टेक्नीशियंस भेजे थे। इट इज टू बी नोटेड दैट सर एडमंड हिलारी द फर्स्ट पर्सन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट वाज फ्रॉम न्यूजीलैंड, ठीक है। चाइना एंड नेपाल हैज साइंड ए एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू डिक्लेयर द रिजल्ट टुगेदर। तो चाइना एंड नेपाल के बॉर्डर में माउंट एवरेस्ट, तो चाइना एंड नेपाल ने मिलकर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है जो माउंट एवरेस्ट का नया हाइट को डिक्लेयर करने के लिए। इसलिए इन दोनों ने मिलकर, फॉरेन मिनिस्टर्स मिलकर ये डिक्लेरेशन किया था, राइट। तो हमारे 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट्स जो लिखा है वो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों हमारे 5 क्वेश्चन इधर खत्म हो रहा है। उम्मीद है आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। आने वाले दिनों में इस तरह की 5 क्वेश्चंस की वीडियो एंड एक्सप्लेनेशन मैं आपके लिए लेके आया करूंगा, हफ्ते में 2 या 3 बार। इस तरह आपकी जो करंट अफेयर्स आप जो पढ़ रहे हो इसकी खुद की एनालिसिस हो जाएगा। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो, ज्योग्राफी से रिलेटेड हो, इकोनॉमी से रिलेटेड हो, पॉलिटी से रिलेटेड हो, सब कितना इंपॉर्टेंट है मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोगों की मार्क्स जो है 5 में से कितने मार्क्स आप लोग ला पाए ज़रूर मुझे बताइएगा। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।